जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर्स। डीआरडीओ और एलएनटी ने रिवील किया भारत का सबसे एडवांस लाइट टैंक। स्पेन ने इंडियन एयरफोर्स के लिए डिलीवर किए 2 और C-295 एयरक्राफ्ट। अग्निपथ में होंगे ये 2 बड़े बदलाव। और चीन ने रिवील किया अपना नया मीडियम साइज का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। आज जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकियों के बीच 2 अलग अलग मुठभेड़ होने की रिपोर्ट सामने आई है। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मुठभेड़ में हमारी आर्मी के 1 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं और फिलहाल अभी यह ऑपरेशन जारी है। और इंडियन आर्मी, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त रूप से मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। बाकी इस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे अगले डिफेंस अपडेट में आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और क्विक अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जिस जवान ने आज के ऑपरेशन में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उनकी आत्मा को शांति मिले और ये देश उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा उनका ऋणी रहेगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल 5 जुलाई को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का फेस 1 आयोजित किया गया था। और इस फेस 1 के दौरान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और स्टेट और यूनियन टेरिटरी पुलिस फोर्सेस के पर्सनल को 36 गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इन 36 गैलेंट्री अवार्ड्स में से 10 कीर्ति चक्र थे और 26 शौर्य चक्र। और इन 10 कीर्ति चक्र में से 7 कीर्ति चक्र और इन 26 शौर्य चक्र में से 7 शौर्य चक्र हमारे उन वीरों को दिए गए जिन्होंने इस देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिनमें इंडियन आर्मी के कैप्टन अंशुमान सिंह, हवलदार अब्दुल माजिद और सिपाही पवन कुमार हैं। और CRPF के इंस्पेक्टर दिलीप कुमार दास, हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव, कांस्टेबल बबलू राभा और कांस्टेबल शंभू रॉय। तो ये हमारे वो 7 वीर हैं जिन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। और जबकि इनके अलावा इंडियन आर्मी के कैप्टन MV प्रांजल, राइफलमैन आलोक राव, हवलदार विवेक सिंह तोमर, राइफलमैन कुलभूषण मानता, मेजर विकास भंबू, मेजर मुस्तफ़ा बोहरा और जम्मू कश्मीर पुलिस के सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल सैफुल्ला कादरी। तो ये हमारे वो वीर हैं जिन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ये देश इन वीरों के सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। तो अभी तक जो केवल थ्योरी में था या फिर यूं कहें केवल चर्चा में ही था, तो आज वो वास्तविक रूप से सबके सामने आ चुका है। और हम बात कर रहे हैं DRDO और LNT द्वारा मिलकर स्वदेशी तौर पर बनाया गया भारत का एक बेहद ही एडवांस जोरावर नाम का लाइट टैंक, जिसे आज LNT के हजीरा प्लांट में अनवील किया गया है। और आज शनिवार को LNT के हजीरा प्लांट में इस प्रोग्राम की प्रोग्रेस की समीक्षा करने के लिए DRDO चीफ डॉक्टर समीर V कामत भी मौजूद थे। और DRDO चीफ के मुताबिक भारत का जो ये जोरावर लाइट टैंक है ये अपने सभी ट्रायल्स को पूरा करने के बाद 2027 तक इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट होने की उम्मीद है। और भारत के जोरावर लाइट टैंक में एक नहीं बल्कि कई सारी खासियतें हैं, जैसे कि इस लाइट टैंक को 2 से 2.5 वर्षों से भी कम के रिकॉर्ड टाइम पीरियड में विकसित किया गया है। और आज इसके जिस पहले प्रोटोटाइप को अनवील किया गया था तो उसने LNT के हजीरा प्लांट में अपने ट्रैक ट्रायल्स को कंप्लीट कर लिया है। और अब अगले 6 महीनों तक इसके डेवलपमेंटल ट्रायल्स चलेंगे और फिर उसके बाद ये यूज़र ट्रायल्स के लिए इंडियन आर्मी को हैंड ओवर किया जाएगा। और इस लाइट टैंक का जो डिज़ाइन है वो पूरी तरह से एक ब्रांड न्यू डिज़ाइन है। और इसी वजह से इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में इतने बेहतरीन डिज़ाइन को डेवलप करना भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बता दें कि जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ की शुरुआत हुई थी तब उसके बाद इंडियन आर्मी को महसूस हुआ था कि उन्हें लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड रीजन में ऑपरेट करने के लिए लाइट टैंक की रिक्वायरमेंट है, जिनका वजन 25 टन तक हो और जो बिना फायर पावर को कॉम्प्रोमाइज़ किए चाइनीज़ लाइट टैंक्स का आसानी से मुकाबला कर सकें, खास करके लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड रीजन में। और अब जो ये जोरावर लाइट टैंक है इसका वजन केवल 25 टन है और इसमें खास तौर पर भारत की ऑपरेशनल कंडीशंस को ही ध्यान में रखते हुए फीचर्स दिए गए। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी की हाई एल्टीट्यूड रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर ही कस्टमाइज़ किया गया है। जैसे कि ये अपने लाइट वेट के साथ एम्फीबियस कैपेबिलिटीज़ रखता है, जिस वजह से ये T-72 और T-90 जैसे हैवी बैटल टैंक्स की तुलना में रिवर्स और ऐसी अदर वाटर बॉडीज़ को आसानी से पार कर सकता है। इसके अलावा ये पहाड़ी इलाकों में ऑपरेट करने के लिए खड़ी चढ़ाई में आसानी से ट्रैवल कर सकता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 20 डिग्री से अधिक के इंक्लाइन को भी हैंडल कर सकता है। और एक लाइट टैंक होने के बावजूद भी इसकी फायर पावर, इसकी मोबिलिटी, इसकी प्रोटेक्शन, तो उसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जोरावर लाइट टैंक में वेट को मेंटेन करने के साथ साथ इन तीनों चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया गया और जो कि जोरावर लाइट टैंक को बाकी अन्य लाइट टैंक से बहुत यूनिक बनाता है। और वजन में हल्का होने की वजह से ये टैंक पहाड़ी इलाकों में बहुत तेज़ी से चल सकता है। और लाइट वेट का फ़ायदा यह है कि C-17 जैसे एयरक्राफ्ट की मदद से 2 टैंक एक सेम टाइम पर सप्लाई किए जा सकते हैं। आपको ध्यान होगा कुछ ही दिनों पहले लद्दाख में हमारा एक T-72 टैंक शोक नदी में आई बाढ़ में फंस गया था और इस हादसे में
हमने अपने 5 वीरों को खोया था। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर से सभी को रिमाइंड कराया कि आखिर क्यों लद्दाख जैसे रीजन में ऑपरेट करने के लिए लाइट टैंक्स की ज़रूरत ज़्यादा है। बाकी फिलहाल आर्मी की योजना है 350 लाइट टैंक्स को खरीदने की। बाकी मॉडर्न थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ एडवांस फीचर्स भी दिए गए, जैसे कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टैक्टिकल सर्विलियंस ड्रोन्स का इंटीग्रेशन, लॉटरिंग म्यूनिशंस का इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, ये सभी फीचर्स देखने को मिलेंगे। और अब बस हम ये उम्मीद करेंगे कि इस लाइट टैंक के जो ट्रायल्स हैं तो वो ATAGS के ट्रायल्स के जितने लंबे ना चलें और ये टैंक अपने शेड्यूल टाइम के अनुसार आर्मी की सर्विस में इंडक्ट किया जाए। स्पेन में एयरबस के प्रोडक्शन फैसिलिटी से 2 और C295 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए रवाना हो चुके हैं और डील के मुताबिक 56 C295 एयरक्राफ्ट में से जो पहले 16 एयरक्राफ्ट होंगे वो डायरेक्टली स्पेन से फ्लाईवे कंडीशंस के तहत भारत को मिलेंगे और बाकी के 40 एयरक्राफ्ट भारत में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस की जॉइंट वेंचर फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और वो स्पेन की प्रोडक्शन फैसिलिटी से जो ये 2 C295 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए रवाना किए गए तो इनको मिलाकर अब इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में टोटल 5 C295 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। और खैर बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और squadron.in पे जाके नए डिज़ाइंस को चेकआउट करना ना भूलें, जिसमें कारगिल विजय दिवस स्पेशल सेल भी चल रही है। तो अभी कुछ समय से जो अग्निपथ वाली स्कीम है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि इसको लेकर जो पहले रिपोर्ट्स आई थी उनमें भी क्लियर किया गया था कि फोर्सेस इस अग्निपथ स्कीम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने पर भी विचार कर रही है और इसमें किस किस तरह के बदलाव होने चाहिए, तो उसके लिए इंडियन मिलिट्री के अंडर एक इंटरनल रिव्यू भी हुआ था और उसी रिव्यू के आधार पर इसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं। तो अब इससे ही जुड़ा लेटेस्ट अपडेट है हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से, जिसमें इस मामले से जुड़े हुए सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया कि आर्म्ड फोर्सेस अग्निपथ स्कीम में कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस के लिए भारत सरकार को सजेस्ट कर सकती है और इसमें 2 बड़े चेंजेस में से पहला बड़ा चेंज रहेगा इसकी अपर एज लिमिट को लेकर, जो कि 21 से 23 तक की जाएगी, ताकि इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों सर्विसेज में टेक्निकल जॉब्स के लिए इस स्कीम के माध्यम से ग्रेजुएट्स को भी इंडक्ट किए जा सके। और जबकि दूसरा बड़ा चेंज हो सकता है इसके रिटेंशन वाले परसेंटेज को लेकर, जो कि अभी वर्तमान समय में 25% है, तो उसे बढ़ाकर कम से कम 50% तक किया जा सकता है। यानी कि अग्निपथ की अभी की जो कंडीशन है जिसमें 4 वर्षों की सर्विस के बाद केवल 25% को ही वापस से परमानेंट कैडर के लिए चुना जाएगा, तो ये वाला जो परसेंटेज है इसे 50% तक किया जा सकता है। और ऑफिशियल्स का कहना है कि ये जो बदलाव हैं ये कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। बाकी अभी हाल ही में इसी स्कीम को लेकर हमारे कुछ वेटरन्स के द्वारा भी इस पर ओपिनियन शेयर किए गए थे। जैसे कि अभी हाल ही में फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने एक ट्वीट के रिस्पॉन्स में लिखा था कि ये जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट वाला मॉडल है ये मिलिट्री की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को कम कर सकता है। इसी तरह से इंडियन नेवी के एक और फॉर्मर चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश ने भी ट्विटर के जरिए अग्निपथ स्कीम को लेकर अपना ओपिनियन शेयर करते हुए लिखा था कि अग्निपथ स्कीम को लाने का एकमात्र मोटिवेशन पेंशन वाले बिल्स को कम करना है, लेकिन उनका ये मानना है कि ये जो स्कीम है कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को कम कर देगी। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा कि जो अग्निपथ वाली स्कीम है इसे स्क्रैप करना चाहिए या फिर इसमें कुछ जरूरी बदलाव करके या कुछ जरूरी मॉडिफिकेशन करके इसे कंटिन्यू करना चाहिए। तो चाइना ने अपने लेटेस्ट ट्विन जेट मीडियम साइज के 5th जनरेशन फाइटर जेट जिसका नाम है J-31B, तो इसको लेकर एक वीडियो रिलीज़ करी है और इस वीडियो में चीन के इस नए एयरक्राफ्ट के कंप्यूटर जनरेटेड प्रोटोटाइप को फीचर किया गया है और जिसमें 2 मिसाइल्स के साथ इसकी साइड वेपन बे भी दिख रही है। और चूंकि इसके फ्यूजलाज पर J-31B नाम पेंट किया गया है तो ये माना जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट का ऑफिशियल नेम भी J-31B रहने वाला है। और ये वाला मॉडल चीन के ओरिजिनल FC-31 से साइज़ में बड़ा दिख रहा है। वैसे आपको बता दें कि यूएस का जो F-22 रैप्टर है उसमें भी साइड वेपन बे आती है, लेकिन F-22 अपने साइड वेपन बे में पर साइड एक मिसाइल को कैरी कर सकता है, जबकि J-31B की इस कंप्यूटर जनरेटेड प्रोटोटाइप में जो साइड वेपन बे दिखाई गई है तो वो 2 मिसाइल के साथ है। बाकी रियल लाइफ में आते आते इसमें कितने चेंजेस होंगे और क्या ये एयरक्राफ्ट जैसा ऑन पेपर दिखता है वैसा ही होगा या नहीं होगा, तो वो तो इसके रियल में आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में कारगिल में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नागा रेजिमेंट के लांस हवलदार एम पुन्नगर, नायक हरि बहादुर, सिपाही NGB मोयन, नायक देवेंद्र सिंह, लांस नायक S जयमिथंग, नायक शिवचरण प्रसाद, सिपाही कैलाश कुमार, सिपाही रतन KR प्रधान, नायक आनंद सिंह, सिपाही राजेश गुरुंग, लांस नायक मोहन सिंह, सिपाही जय सिंह नेगी, सिपाही हिम्मत सिंह, सिपाही सुरेश छेत्री और सिपाही संजय गुरुंग ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1999 के कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायब सूबेदार कर्नल सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1984 में MiG-23 एयरक्राफ्ट के क्रैश में फ्लाइट लेफ्टिनेंट विनोद फ्रांसिस P वर्की ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में MiG-23 कौन से वर्ष में इंडक्ट किए गए थे।
और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।